संचारी, ऐसे भाव जो मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, वो स्थायी है। ऐसे भाव जो समय, परिस्थिति, स्थान, वातावरण के हिसाब से आए और चले जाएं, संचारी भाव। स्थायी भाव क्या? व्यक्ति का नेचर डिसाइड करेगा, व्यक्ति की प्रकृति डिसाइड करेगा, व्यक्ति का स्वभाव डिसाइड करेगा, व्यक्ति का समाज में आचरण उसका स्थायी भाव डिसाइड करता है। क्रोधी है, विभत्स है, अद्भुत है। आप देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खून वून ब्लड वगैरह देख लेते चक्कर आ जाते हैं, अपना ब्लड देख लिया चक्कर आ गए, तो उनका नेचर नहीं है। और कई ऐसे हैं जो 24 घंटे पोस्टमार्टम करते हैं। अगर जो पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति है, अगर वो ऐसे चक्कर खा के गिरने लगे तो कमाल हो जाए, नहीं होगा। क्यों? धीरे 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 उसने अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को, अपने स्थायी भाव को ऐसा बना लिया कि एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए, अतड़ियां निकल जाती हैं, इसमें गंदे गंदे एक्सीडेंट होते हैं और वो नॉर्मल ट्रीट करता है। लेकिन हम जब उसको देखते हैं तो हम एकदम विभत्स रस में आ जाते हैं। तो ये व्यक्ति, अभिनेता, अभिनेत्री बार बार उनकी प्रैक्टिस करने के साथ उन पे कमांड करता है। कल मैंने बात बोली थी कि एक तबला वादक अपने हाथों के संचालन से तबले पर कमांड करता है, तबले वादन की शैली पे विशेषज्ञता हासिल करता है। नर्तक नृत्य के माध्यम से, पद संचालन और हस्त संचालन के माध्यम से अपनी स्किल पे कमांड करता है। एक्टर, अभिनेता बार बार अपने अंदर श्रृंगार का भाव लाएगा, बाहर करेगा, हास्य का भाव लाएगा, बाहर करेगा, करुण, शोक, विवश, घृणा, जितने प्रकार के भाव लाएगा, बाहर करेगा, वो अपनी स्किल पे कमांड कर लेता है और उसके बाद वो 2 मिनट में प्रदर्शित कर देता है भाव। समझ रहे मेरी बात? जैसे मेरा व्यक्तिगत नेचर ऐसा है कि मैं सरल व्यक्ति हूँ, सौम्य हूँ, साधारण हूँ, हास्य हूँ, या मैं समझू बहुत ज्यादा हंसमुख व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ और मैं अपनी हास्य प्रतिभा का परिचय दूं तो क्या यह सही रहेगा? क्या मेरा अभिनय सही माना जाएगा? नहीं। यहाँ मेरा अभिनय क्या है? गंभीर, दत्तचित्त और सरल सौम्यता के साथ आपको पढ़ाना। तो अगर वो मैं भाव ला पा रहा हूं तभी मेरा अभिनय सार्थक होगा। तो एक्टर जो है या नर्तकी, आधुनिक नर्तकी जिसको हम बोलेंगे, उसको भावों पर कमांड करना बहुत आवश्यक है, तब जाके वो बार बार अपना काम कर पाए। बहरहाल 2 प्रकार के भाव, एक स्थायी, एक संचारी। स्थायी की संख्या नाट्य शास्त्र के अनुसार 8, कुछ लोग 9 भी कहते हैं, उसकी चर्चा में बाद में करने वाला हूं रस में। 9 कहां के आए? 5 प्रकार के जो लोग आए थे उनकी हम बात बताऊंगा। तो स्थायी की संख्या कितनी? 9। 8। और संचारी की 33। स्थायी के नाम मालूम है? एक बार नाम लिखिए। श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। हास्य, हास्य का हास्य का हास्य। करुण का शोक। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, करुण, वीर, रौद्र। विवत्स, विवत्स, जुगुप्सा या घृणा। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विवत्स, अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विवत्स, अद्भुत और भयानक। भयानक का भय। अब 9वां रस जो है या 9वां स्थायी भाव है वो है शांत या निर्वेद। इसकी चर्चा हम चैप्टर के अंत में करेंगे। तो 8 प्रकार के स्थायी भाव, ये स्थायी भाव ही आपके अन्य प्रकार के जो भाव है उनको तीव्र करते हैं। मतलब जो संचारी भाव 33 जिनकी संख्या है, ग्लानि, असूया, अहंकार, ये सब जो आते हैं, उनके प्रभाव में इनका बहुत बड़ा हेल्प होता है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे मेरा नेचर हास्य का है और एक सीन चल रहा है, कोई कॉमेडी या फिल्म देख रहे हैं, या वास्तव में कोई सिचुएशन हो गई, यहां से कोई व्यक्ति गुजरा और केले के छिलके पे वो गिर गया और उसको गिरते ही हमें हंसी आ गई। तो जो कम हंसने वाला व्यक्ति होगा वो इतना ही हंसेगा, और ज्यादा हुआ वो पूरा दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगेगा। मतलब सिचुएशन, परिस्थिति एक हुई, लेकिन व्यक्ति का नेचर के हिसाब से उसका रिएक्शन अलग था। ये उसका स्थायी भाव निर्धारित करेगा। क्लियर है ना? ये सारे नाटक में होगा, या आप नृत्य के जो संयोजन करेंगे, जो कंपोजिशन बनाते हैं, द्रौपदी चीरहरण है या अन्य कोई आप ब्लॉकिंग बना के करेंगे, उन सब में इनका प्रभाव रहेगा। दूसरी चीज, अब इससे भी पहले एक चीज आ जाती है, लिखिए हेडिंग, विभाव। विभाव, जहां जिसको थोड़ा सा
थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, अच्छे ढंग से यहीं रहिए, बड़ा आनंद आएगा। भाव के आगे क्या लग गया? वी। अब देखिए इसकी सिंपल चीज है, मतलब भाव जहां से पैदा होगा या बढ़ेगा, मतलब भाव के पैदा होने या बढ़ने का कारण विभाव होता है, अपने आप में भाव कुछ नहीं है। कल मैंने आपको एक शकुंतला की कहानी सुनाई थी, क्लियर? चलिए मैं एक कहानी आपको फिर से सुनाता हूं। मैं मुरार के चौराहे पर जाता हूं और किसी एक व्यक्ति को देखता हूं, या नाटक से उदाहरण देता हूं, या फिल्म से उदाहरण देता हूं। अभिज्ञान शाकुंतलम की मैंने बात कही। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हीरो है, नायक है, वो कौन है? दुष्यंत। क्या नाम है उसका? दुष्यंत। दुष्यंत उपवन मतलब गार्डन में जाता है, पार्क में जाता है, और वहां अपनी प्रेमिका, एक लड़की, अभी प्रेमिका नहीं बनी, अभी सिर्फ देखता है, उसका नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला को देखा, देखने भर से उसके मन में एक प्रकार का हलचल पैदा हुई, जो मैंने आपको बताया, सेंसेशन, संवेदना। जैसे आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा हो, या बहुत सारे लड़के आपको देखते हैं, अगर आप मार्केट से गए तो कुछ लड़के टपोरी की तरह स्टाइल में आपको छेड़ रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, मतलब वो नकली लोग हैं और जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर एक सरल सौम्य व्यक्ति है, और या यही परिस्थिति से हम अभिनेत्री के साथ लीजिए कि नायिका सीता है, सीता ने पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी को देखा और देखने भर से एक हलचल पैदा हुई। क्या थी, क्या है, हास्य की है, श्रृंगार की है, करुण की, नहीं पता, लेकिन कुछ हुआ। और वो होता है, समथिंग होता है कि एकदम कुछ किसी अनजाने व्यक्ति को देखना हो, कुछ फील आना, या कोई बहुत पुराना मित्र हो और वो टकरा जाए आना, या फिर रक्षाबंधन पे 4 साल 5 साल से आपकी बहन ना मिली हो और एकदम सामने आ जाए, तो आपके मन में एक हलचल संवेदना पैदा होगी। दिस इज कॉल्ड विकार। विकार है, समझ रहे मेरी बात? दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और एक हलचल पैदा हुई, किसके कारण? किसके कारण? शकुंतला के कारण। किसके मन में? दुष्यंत के मन में। ध्यान रखना, यहां दुष्यंत है आश्रय। संस्कृत की भाषा में उसको नाट्यशास्त्र की भाषा में बोलेंगे आश्रय, और सरलीकरण में समझना है तो समझना सब्जेक्ट। सेंटेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में। दुष्यंत कौन है? सब्जेक्ट। शकुंतला है ऑब्जेक्ट। शकुंतला क्या है? क्योंकि शकुंतला के कारण दुष्यंत सब्जेक्ट के मन में कुछ भाव आया। क्लियर? अब शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में एक प्रेम का भाव आया, श्रृंगार का भाव आया, रति का भाव आया। एक भाव होता है नकली, एक होता है असली। अब देखिएगा, रति का भाव आया और दुष्यंत ने जैसे ही शकुंतला को देखा, बॉडी के मतलब उसने कोई प्री प्लानिंग नहीं की, कोई जानबूझ के हरकतें नहीं की, स्वाभाविक उसका चेहरा थोड़ा सा खिल गया और हंसने लगा, थोड़ा सा मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। मतलब बनावटी कोई भी रिएक्शन नहीं, लेकिन स्वाभाविक कुछ बॉडी के रिएक्शन हो जाए। क्लियर? आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? जो स्वाभाविक रिएक्शन होगा, इसको हम, अब रुकिए रुकिए, यही बोलिए, अभी हम विभाव पे हैं। तो दुष्यंत क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। इसको हम नाट्यशास्त्र की भाषा में क्या बोलेंगे? आश्रय। आश्रय। शकुंतला क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको हम नाट्यशास्त्र की भाषा में विभाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आलम्बन और एक होता है उद्दीपन। क्या होता है? उद्दीपन। अब देखिए मैं अपना उदाहरण देता हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा, समझाने के लिए समझा रहा हूं, उसके बाद शकुंतला पे आएंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल कहीं एक अच्छे से पार्क में जाता हूं, और ये समझ लीजिए जो आपकी भाभी है, मेरी धर्मपत्नी जी, उनसे मेरी अभी शादी भी हुई है, और वो पार्क में मेरे को मिलती है। एक सुंदर सी कन्या मैं देखता हूँ, और जैसे ही वो सुंदर सी कन्या देखता हूँ, मेरे अंदर एक हल्का सा प्रेम का भाव पैदा हुआ। किसके कारण हुआ? भाभी मत बोलो अभी, उस कन्या के कारण हुआ। ठीक है, उस कन्या के कारण हुआ। किसके मन में? मेरे मन में। तो मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट। वो क्या हो गए? अरे भाई, इतने में क्या हुआ, सुंदर सुंदर सी हवा चलने लगी पार्क में, फूलों की सुगंध आने लगी, थोड़ी रिमझिम बारिश होने लगी, और एक मित्र आए, उन्होंने कहा भाई चाय पी लीजिए, और साथ में मैं चाय पी रहा हूं और उस सुंदरता को देख रहा हूं। तो मेरे अंदर जो प्रेम का भाव आ रहा था, वो थोड़ा और तीव्र हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? स्वाभाविक है, अगर रिमझिम बारिश होगी, अच्छा मौसम हो जाएगा, या गर्मी हो,
कड़ाके की और पसीने में तरबतर में हो रहा हूं, पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है और सुंदर सी कन्या देख रहा हूं, तो क्या वो फील आएगा? मतलब एक प्रकार का भाव तो आप पैदा हो रहा है, लेकिन विरोधाभासी जो परिस्थितियां हैं वो भाव को पैदा होने में रोक रही हैं, अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। ये बात करते हैं, यहां पर अभी सांप निकला है, सब डर जाएंगे, डरेंगे कि नहीं डरेंगे? कुछ डरेंगे, कुछ नहीं डरेंगे, लेकिन यहां हमें इतना डर नहीं लगेगा अगर वही सांप, अगर हम किसी जंगल में जा रहे हो, पत्तों की आवाज पे पैर रखते ही कड़कड़ की आवाज आए और एकदम आवाज आने लगे, तो सांप के प्रति जो आपका डर है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टाइल्सों पे नहीं डरेगी आप इतना, लेकिन अगर वही वातावरणीय परिस्थितियां आपको जंगल में मिले तो आपका डर उद्दीप्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विभाव के दो ही प्रकार होते हैं, एक आलम्बन अर्थात ऑब्जेक्ट और दूसरा उद्दीपन एटमॉस्फेयर, वातावरण, जिसके कारण वो भाव और ज्यादा तीव्र होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? समझ आई कि नहीं आई? देखिए हमने बात की भाव। भाव क्या होता है? मन में उत्पन्न होने वाले, मेरे साथ बोलिए, भाव मतलब मन में उत्पन्न होने वाले कितने प्रकार? कौन कौन? स्थायी क्या होते हैं? देखिए मैं मुंह का विनय से भी समझा सकता हूं। स्थायी, संचारी, आते जाते रहते हैं। इसके बाद फिर भाव कैसे पैदा होता है? विभाव कितने प्रकार के? कौन कौन? आलम्बन क्या होता है? जिसके द्वारा, वो कन्या जिसके द्वारा मेरे मन में भाव पैदा हुआ, वो शकुंतला जिसके कारण दुष्यंत के मन में भाव पैदा हुआ, वो सांप जिसके कारण मेरे मन में डर पैदा हुआ। तो जो सब्जेक्ट है, सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो आलम्बन विभाव, और उस भाव को बढ़ाने वाली जो बाहरी चीजें हैं, वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो क्या कहलाएगा? उद्दीपन। उद्दीपन। आप बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, अद्भुत हैं, आप पराकाष्ठा में हैं, लेकिन आप सिंपल सलवार कुर्ता में नृत्य कर रहे हैं, तो भाव तो आएगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन उसी के बाद अगर आपने श्रृंगार कर लिया, ज्वेलरी पहन ली, कॉस्ट्यूम पहन लिया, अलंकरण धारण रखिए, तो उस डांस में हमें प्रभाव, आनंद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो भाव हमारा उद्दीप्त हो जाएगा कि नहीं? एक आप सिंपल चुटिया बुटिया जूड़ा लगा के डांस कर रही हैं, तेल लगा हुआ है, समझिएगा, तो भाव तो आएगा क्योंकि आप डांस में परिपक्व हैं। लेकिन वही जब आप आभूषण, अलंकरण, ज्वेलरी धारण कर लेती हैं तो वो भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सेम चीज है, जब वातावरणीय परिस्थितियां हमें मिल जाती हैं तो हम हो, ऑडियंस हो, सबके मन में वो भाव उद्दीप्त हो जाता है, अर्थात उसको हम क्या बोलेंगे? उद्दीपन विभाव। साथ में बोलिए, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे। अब दो चीजें कंप्लीट हो गई, एक भाव, एक विभाव। अब तीसरी चीज मेरी, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी की, या शकुंतला या दुष्यंत की। दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, मैंने कन्या को देखा, और मेरे मन में एक भाव आया। भाव मेरे को विभाव के कारण आया, आलंबन के कारण विभाव आया, और उद्दीपन के कारण वो भाव बढ़ गया। और उस भाव को किसने धारण किया? मैंने, दुष्यंत ने। और उसको धारण करने के बाद मैंने कुछ एक्टिविटी की, मैंने कुछ रिएक्ट किया, मैंने कुछ प्रतिक्रिया दी। दिस इज कॉल्ड अनुभाव। अनुभाव, भावों का अनुगमन, जो भाव आपने पैदा किया उसका अनुगमन। फॉर एग्जाम्पल, दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, शकुंतला विभाव है, देखिए समझिएगा, शकुंतला विभाव है, उसके कारण दुष्यंत के मन में प्रेम का भाव आया। आसपास का वातावरण, उद्यान, जो पुष्प लताएं वगैरह है, उसके भाव और ज्यादा तीव्र हुआ, और उसने मैंने देखा तुझे, तूने देखा मुझे, और एक गीत गाने लगा। तो एक जो रिएक्शन होता है कि नहीं हुआ, या और वो गया, उसने गुलाब का फूल तोड़ा और कहा विल यू मैरी मी। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो आश्रय के या दुष्यंत के सब्जेक्ट के धारण करने के बाद जो रिएक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड अनुभाव। और बहुत सरल भाषा में कहूं बच्चों, तो अनुभाव इज एक्टिंग। ध्यान रखिएगा, अनुभाव ही अभिनय है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? सांप आया, सांप को देखा, सांप आलंबन विभाव। सांप क्या, मेरे को समझाइए, साथ साथ बोलिए, सांप क्या है? और अगर जंगल वंगल यहां पे हो तो वो क्या हो जाएगा? उसके कारण मेरे मन में क्या भाव पैदा हुआ? डर का। किसके मन में पैदा हुआ? मेरे मन में। और मैंने कहा आहा, और मैं डर गया हूं, बचाओ।
तो ये रिएक्ट किया ना मैंने, अब ये रिएक्ट तो स्वाभाविक था कि डर लगा, और मैंने थोड़ा सा अभिनय करना है और पब्लिक सबको दिखाना है कि मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, ओवर एक्टिंग करने लगा, समझ रहे? तो ये नकली है वो अनुभव ही, लेकिन वो नकली है। उसी तरह से अगर आपने फना फिल्म देखी है आमिर खान साहब की, आमिर खान साहब काजोल के लिए एक शेर मारते हैं और ऊपर से आके एक थोड़ा सा करते हैं, ये क्या है? कायिक अनुभव है। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? नकली मतलब जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बाद सर की एकदम मुंडी हिली, ये इस पर कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि जानबूझ के मेरे को रिझाने के लिए, मेरे को आकर्षित करने के लिए मुंडी हिलाई। तो जो स्वाभाविक हिल रही है, दिस इज कॉल्ड सात्विक अनुभव। और जैसे तुम अभी हिला रहे हो, इसमें कोई प्लानिंग है क्या? प्लानिंग है क्या? अब मेरे को मुंडी हिलाओ जरा जोर से, ना ऐसे ऐसे करो, सब करो करो ऐसे। अब ये नकली है कि नहीं है? क्योंकि मेरी बात को सिद्ध करने के लिए तुम लोग अभिनय कर रहे हो। तो जो स्वाभाविक रिएक्शन हो जाए, स्वाभाविक क्रिया हो जाए, बॉडी का पता ना हो, अनुभव हो जाता है, वो है हमारा सात्विक अनुभव। और जो जानबूझ के हम करने के लिए चीजें करते हैं वो क्या है? कायिक अनुभव। तो अनुभव के कितने प्रकार? कौन कौन से? कायिक। और सरल में समझना है तो कहना असली और नकली, और सरल तो ट्रूथ एंड फॉल्स। अब इससे ज्यादा सरल नहीं होगा, ठीक है? अगर आप पेपर में भूल जाए सात्विक संस्कृत के वर्ड, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रुथ अनुभव या फॉल्स अनुभव, या भाव के बाद एक्शन, भाव के बाद का रिएक्शन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट ने जो भाव फील किया था उसके बाद जो रिएक्ट करता है उसको हम अनुभव कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनुभव, वन इज सात्विक एंड सेकंड इज कायिक। क्लियर है जी? भाव का चैप्टर क्लियर है? देखिए भाव, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देन रस में जाने वाले हम लोग। भाव, मेरे साथ बोलिए, भाव क्या होता है? मनोविकार। बोलिए सिंपल, भाव। मन बड़ा चंचल है, कैसे से समझाऊं, 2 मिनट में पहुंच जाता है कहीं भी। तो भाव मन के द्वारा केंद्रित एक चीज है, और मन ऐसी चीज है आप कहीं भी ले जाओ। अभी आपका मन अगर क्लास में लगेगा तो सब यहीं पढ़ लोगे, और नहीं तो बड़े बड़े व्याख्यान और बड़े बड़े पंडिताचार्य आ जाएंगे, और आपका मन अगर घर पे लगा हुआ है, सब्जी पनीर और छोले में लगा है, तो कोई मतलब नहीं है फिर किसी। ठीक है? तो मन में उत्पन्न होने वाले विकार क्या होते हैं? मनोविकार। भाव, भाव के कितने प्रकार? मूल रूप से 2। कौन कौन से? साथ बोलिए सभी। स्थायी क्या होते हैं? और वो क्या निर्धारित करते हैं? व्यक्ति का नेचर, स्क्रिप्ट का नेचर, पटकथा का नेचर। इनकी संख्या कितनी है? किसके अनुसार? नाट्य शास्त्र के अनुसार। दूसरा भाव क्या है? संचारी क्या होते हैं? समय परिस्थिति वातावरण के हिसाब से आए और चले जाएं, परमानेंट नहीं रहते। इनकी संख्या वेरी नाइस। इसके बाद आ गया विभाव। विभाव क्या होता है? 2 शब्द याद कर लीजिए, 2 वाक्य याद, 2 अक्षर याद कर लीजिए। रस उत्पादक, रस उत्प्रेरक। लिख लीजिए, रस उत्पादक, रस उत्प्रेरक। क्योंकि भाव को पैदा करने वाले और बढ़ाने वाले यही है। कुछ नहीं कहो तो सिंपल ये कह देना कि भाव को पैदा करता है और भाव को बढ़ाता है। विभाव क्या करता है? भाव को पैदा करता है और बढ़ाता है। उदाहरण तो मालूम है? उदाहरण मालूम है? बहुत अच्छे। कितने प्रकार के होते हैं इनके विभाव? कितने प्रकार के? पीछे वाले बच्चे बताओ, कौन कौन? वेरी नाइस। आलम्बन क्या होता है? बताइए बताइए, पीछे वाली रो। जिसके कारण, कॉज, ऑब्जेक्ट कौन है? शकुंतला या फिल्म की कोई हीरोइन। और उसके बाद क्या है? एटमॉस्फियर, वातावरण, उद्दीपन, वो भाव को और तीव्र करेगा। देखिए दोनों चीजें हैं। अगर डांसर या आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपको परफॉर्मेंस के साथ बहुत सारा अच्छा लेवल चीजें मिले, तो आपका भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन वही विपरीत परिस्थितियां हो, जो आपका ऑर्गेनाइजर है उससे आपकी बन नहीं रही है, या आपको पेमेंट सही नहीं मिल रहा है, या आपको जो डांस करने का मैट मिला है वही टेढ़ा टाढ़ा है, तो आपका उद्दीपन विभाव काम ही नहीं करेगा। मन का तो भाव कर रहा है कि देखिए, कहीं भी रख सकते हैं इसको आप, ग्रामर की तरह है, व्याकरण की तरह है, कि आपका मन का भाव तो डांस के प्रति समर्पित है, तो वो तो है आपका आलम्बन विभाव। लेकिन जो उद्दीपन है वो आपको उसके अनुसार नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि वातावरणीय जो परिस्थिति है वो विपरीत है। तो वातावरणीय परिस्थितियां अगर विपरीत होगी तो आपका भाव नहीं बढ़ेगा।
इसलिए वातावरणीय परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है। श्रृंगार अगर आपको बढ़ाना है तो श्रृंगार के अनुकूल परिस्थितियां बनाइए। अगर राजा बहुत राम की तरह सजा हुआ हो और वो कॉमेडी करे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। राम कॉमेडी करते हुए अच्छे लगेंगे क्या? कॉमेडी करते हुए तो विदुषा की अच्छा लगेगा। अगर आपने थोड़ी और उल जलूल कपड़े पहना दिए, यहाँ बेल्ट की जगह रस्सी बांध दी, एक पैंट ऊपर कर दिया, थोड़ा फटा चिटा कर दिया, एक टोपी लगा दी, और गर्मियों में आप टोपा लगा दो ऐसे लटकते हुए वो चुटैयों वाला, तो हाथ अपने आप पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ध्यान रखिएगा। वातावरण में ये सब आ जाता है, कॉस्ट्यूम, अलंकरण, आहार वगैरह, ये सब गहरा। और तीसरी चीज हमने पढ़ी अनुभव। अनुभव क्या होता है? गलत बात है अगर नहीं बता पा रहे। अनुभव बताइए मेरे को कोई, तभी आगे बढ़ूंगा। खड़े हो जाओ, आराम से बताइए, टेंशन मत लीजिए, बताइए। बढ़िया, ताली बजाओ बच्चे के लिए। भावों का अनुगमन होना, भाव जो आपने फील किया, जो आपने रखा, कौन रखता है? सब्जेक्ट, अर्थात जिसको हम संस्कृत की भाषा में क्या कहते हैं? आश्रय। आश्रय एक्टर होता है, इसको एक्टर भी बोलते हैं अपन, अभिनेता। क्योंकि अभिनय पढ़ाऊंगा आपके चैप्टर में, अभिनय भी है। मुझे भाव पढ़ाना है, रस पढ़ाना है, अभिनय पढ़ाना है, पूर्व रंग पढ़ाना है, और उसके बाद करण और अंगहार थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, क्योंकि वो डांस से रिलेटेड है तो ज्यादा उन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो अभिनय से रिलेटेड है उनको पूरा फोकस करेंगे। और तीसरा होता है अनुभव, और अनुभव मतलब जो भाव फील किया उसके बाद रिएक्ट करना, रिएक्शन देना। कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं? कौन कौन? बढ़िया, असली और नकली। अब रस बनेगा कैसे? हमने बात की ही, भरत मुनि ने कहा जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के मसालों को मिलाने से स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के भावों को मिलाने से, मतलब कौन कौन भाव? स्थायी भाव, संचारी भाव, सात्विक भाव, विभाव, अनुभाव, जो जो है उन सबको मिला दो तो क्या बन जाएगा? रस। जिस प्रकार से समुद्र में वायु वेग से लहरें आती हैं जाती हैं, उसी प्रकार से जीवन में हमारे जो भाव हैं वो आते जाते रहते हैं, और वो भाव ही सब मिलके आपस में रस बनाते हैं। क्लियर है मेरी बात? ध्यान रखिएगा, नटन का भेद जो आपको समझाया कि अगर आपके अभिनय में बहुत प्रकार के भाव होंगे तो दर्शकों को अत्यधिक आनंद आएगा बनस्पत एक भाव के। क्लियर है? एक परिभाषा है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, आप सब ने पढ़ी भी होगी, बचपन में भी पढ़ी होगी। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र सह निष्पत्र भवति। सुना है सबने कि नहीं? नहीं सुना? नहीं सुना है तो लिख लो, क्योंकि इसके बिना बेड़ा पार नहीं होगा। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सह निष्पत्ति। देखिए इसमें क्या आ गया? विभानुभाव, विभाव, भाव, अनुभाव। देखिए विभाव पहले आया, क्यों? क्योंकि विभाव के कारण ही भाव पैदा होगा। विभानुभाव व्यभिचारी का मतलब होता है संचारी। संचारी मतलब आते जाते, व्यभिचरण जो करते हैं। व्यभिचरण मतलब टेम्परेरी, स्थायी नहीं। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र, सबको आपस में मिला दो तो क्या बन जाता है? रस बन गया। रस के कितने प्रकार? रस के कितने प्रकार? वैसे 9 हैं, लेकिन नाट्य में 8 हैं। 9वां कौन सा है ये बताएंगे, और 10वां भी है। चलिए बात करते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए। 8 रस कौन कौन से हैं? बोलिए। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विभत्स, अद्भुत और भयानक। क्लियर? डालिए हेडिंग श्रृंगार। मालूम होगा सबको क्या होता है श्रृंगार? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है श्रृंगार? इतना भी कठिन नहीं होता है, सजना समझना श्रृंगार। हाँ वो तो ठीक है, ये भी है, ठीक है। और डरो नहीं, या तो बड़ा भाई मानो, सर मानो। अगर आप आपस में इंटरेक्शन नहीं करोगे, वन वे मीडियम रखोगे तो बहुत कठिन चैप्टर है, इतना सरल नहीं है जितना अपन सरलीकरण पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो मैं बोलूंगा, लेक्चर दूंगा, और गुरुजी ने आदेश दिया तो मैं निकल जाऊंगा, इसके बाद आप जानो आपका काम जाने। इसलिए मैं कह रहा हूं 2-3 घंटे तो मेरे को पढ़ाना ही है, तो पढ़ ही लो फिर।
इसलिए अच्छे से पढ़ो, जो समझ नहीं आ रहा बोलिए। यहाँ ये मत फील कीजिए कि हम नहीं बता पाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। अगर बाहर नहीं बता पाया, पास आउट होने के बाद अगर किसी ने पूछा तो जरूर बेइज्जती होगी। समझ रहे? चलिए, क्या होता है श्रृंगार रस? सिंपल है। हीरो हीरोइन देखते हो फिल्मों में, देखते हैं कि नहीं? काजोल और शाहरुख खान, शाहरुख और काजोल अगर एक पार्क में मिलते हैं तो उनका जो मिलन है वो श्रृंगार है। और अमरीश पुरी बीच में आ जाता है या 4-5 गुंडे बीच में आ जाते हैं, उनको मिलने नहीं देते, वो भी श्रृंगार है। सीता जी और राम जी आपस में मिलते हैं, वो भी श्रृंगार है। और रावण उनको नहीं मिलने देता है, वो भी श्रृंगार है। देखिए, परिभाषा बहुत सरल है। कहते हैं कि नायक नायिका का परस्पर मिलन और परस्पर बिछुड़न। नायक नायिका, हीरो हीरोइन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का परस्पर मिलन और परस्पर बिछुड़न, वियोग, दोनों को ही श्रृंगार रस कहते हैं। अब जैसे उदाहरण से समझिए, रामचरितमानस में एक दृश्य है जिसमें पुष्प वाटिका में आपके परशुराम वाला जो युद्ध, वो धनुष था ना, धनुष जहां पे हुआ था और वो आपके आ गए थे, वो धनुष तोड़ दिया था राम जी ने। उससे पहले उनके गुरु कौन थे उस समय? वशिष्ठ वैसे उनके कुल गुरु हैं, लेकिन विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र जी लेके गए थे, रास्ते में उन्होंने ताड़का का वध किया था। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं पूजा कर रहा हूँ, राम और लक्ष्मण तुम एक फूल तोड़ लाओ उपवन से, उद्यान से। तो पुष्प तोड़ने जाते हैं, वहां माता जो दुर्गा रहती हैं, उनकी पूजा के लिए सीता जी फूल तोड़ने आई हैं। अब दोनों का शादी से पहले, मिलन से पहले कोई बात नहीं थी, लेकिन आपस में एक दूसरे को देखा। देखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, अपने चैप्टर पे आइए। देखा किसने? राम कौन है? सब्जेक्ट। सीता जी कौन है? क्या बात है, इंटेलिजेंट बच्चों, ताली बजाओ। होनहार वाला है सर आपको तो सब। देखिए, तो सीता जी को राम ने देखा और राम ने सीता जी को देखा, लेकिन आजकल का हिसाब किताब नहीं है फिल्म जैसा। मान, शील, आदर, सद्भाव, सद्विचार, ये सब थे। तो पुष्प तोड़ रहे हैं और देखा, और कितना अद्भुत वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, सुनिए। राम को रूप निहारत जाने की, कंगन के नग की परछाई। राम को रूप निहारत जाने की, राम को रूप निहारत जान की, कंगन के नग की परछाई। ऐसे डायरेक्ट मिलन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मिलन नहीं है कि फिल्मों की तरह एक हीरो दौड़ते आ रहा है। आते हैं कि नहीं आते? आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, वहां से हीरोइन आ रही है तो पीछे से हवा पंखा चला रहे होते हैं उनके बाल उड़ने के लिए। ये सब प्रोपेगेंडा होता। लेकिन वहां देखिए, राम को रूप निहारत जाने की, कंगन के नग की परछाई। कंगन में जो नग है ना, उसमें उनकी परछाई दिख रही राम जी की, उसको देख रही है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं चल रहा। श्रृंगार रस का कितना अद्भुत उदाहरण है। आजकल आप चाहे जितने छोटे कपड़े पहन दो, छोटे कपड़ों से नग्नता प्रदर्शित होती है, श्रृंगार नहीं। श्रृंगार और नग्नता में बहुत अंतर है। विलासिता और जो अश्लीलता है उसमें और प्रेम में धरती आसमान का अंतर है। जब आपके कालिदास शकुंतला का वर्णन करते हैं सौंदर्य का, तो आप अद्भुत हो जाएंगे। वो वर्णन सामान्य जो किताबें, अश्लील किताबें होती हैं, उनका वर्णन नहीं है, वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, वो श्रृंगार का वर्णन है। तो कहते हैं कि राम को रूप निहारत जाने की, कंगन के नग की परछाई। यादें सुधी सब भूल गई, और ऐसे देख रहे हैं कि सारी सुध भूल गई। यादें सुधी सब भूल गई, पल देख रही पल टारत नहीं। ऐसे देख रही कि पलके भी नहीं झपका रही। यह है श्रृंगार का अद्वितीय उदाहरण। बहुत सरल श्लोक है, चौपाई है, लेकिन आप देखिए कितना श्रृंगार का एक वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। अब यहां मिलन हो रहा है और सीता जी को उठा के ले गए हैं रावण जी, और रामचंद्र वन उपवन में सीता जी की तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं अपनी प्रेमिका की। और बोल रहे हैं क्या
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी मतलब पूरी पुष्पलताएं, कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी हिरण की नैनों के समान जो सीता है उसको देखा है? हिरण अपने आप में कोमल जीवों में नाम होता है, तो हिरण सुंदर, चपलता, स्नेही जो वन प्राणी है वो हिरण है, और उसमें भी सबसे खूबसूरत उसकी आंखें होती हैं, उसके समान है मेरी सीता, क्या तुमने देखा है? और किससे पूछ रहा? आदमी से नहीं, नदी से, झरनों से, पत्तों से। दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटर। इसलिए कालिदास और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महान होते हैं। ये राइटिंग का अंतर है। आप देखिए प्रकृति में रामायण का वर्णन देखिए। रामायण में, रामायण का पहला श्लोक आपको मालूम हो, कथा नहीं है तो सुनो। महर्षि वाल्मीकि प्रातः काल स्नान करने के लिए उठते हैं और तमसा नदी किनारा, वहां पे स्नान करने के लिए जाते हैं। श्रृंगार रस से ही रामायण की रचना है, इसलिए मैं आपको यह उदाहरण जाते हैं और देखते हैं कि एक क्रौंच जोड़ा, मतलब क्रौंच का मतलब होता है बगुला और बगली रति क्रीड़ा, प्रेम क्रीड़ा में मदमस्त थे, प्रेम क्रीड़ा में थे, श्रृंगार रस में थे। और जैसे ही देखते हैं अद्भुत, श्रृंगार दुनिया का सबसे प्रधान रस होता है, रसों का राजा बोलते हैं, और श्रृंगार के आगे कुछ नहीं होता। श्रृंगार की वैल्यू बहुत अद्भुत है, लेकिन हो प्योर सात्विक श्रृंगार। और ये श्रृंगार देख रहे थे महर्षि वाल्मीकि जी, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि भी नहीं, आदि कवि, क्योंकि पहले आदि कवि वही थे और उन्होंने आदि काव्य महाकाव्य की रचना की थी। और देख रहे थे, इतने में एक व्याध आता है, व्याध का मतलब होता है शिकारी, और व्याध ने एक तीर चलाया और जो मर्द क्रौंच था, मेल जो क्रौंच बगुला था, उसको मार दिया और वो मर गया। और उसके वियोग में उसको देख के जो फीमेल बगली थी या क्रौंची थी, उसने प्राण त्याग दिया। देखिएगा, नायक मर गया, नायिका ने तड़प तड़प के प्राण त्याग दिया। अब इस दृश्य को देख के गोस्वामी आपके महर्षि वाल्मीकि जी, आदि कवि वाल्मीकि जी विचलित हो गए। वैसे संत का स्वभाव नहीं होता विचलित होना, क्योंकि ये तो आजन्म है, जीवन मरण का कंसेप्ट है, लेकिन विचलित हो गए और उनके मुख से अनायास एक दो पंक्तियां निकलती है। मानषाद प्रतिष्ठान तम गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनायकम अवधीय काम मोहितम। हे निषाद, तुम तब तक चैन नहीं पाओगे जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाएगी, क्योंकि तुमने प्रेमी जोड़े में से एक मर्द क्रौंच को मार दिया। इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम धरती पर रहोगे, लेकिन तब तक चैन से नहीं बैठोगे जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि तुमने श्रृंगार रस में भंग किया किसी को। और ऐसी अनमने स्वभाव से महर्षि वाल्मीकि जी अपने आश्रम आते हैं और उनके शिष्य गौतम ऋषि वगैरह पूछते हैं कि प्रभु आप थोड़े से विचलित लग रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं कि देखिए, जो जीवन का चक्र है वो तो सबका लिखा है, उसकी मृत्यु क्रौंच की उसके कारण लिखी थी और उसने मार दिया, और वो उसका टाइम पीरियड इतना ही होगा, लेकिन मैंने अनायास इतना बड़ा श्राप दे दिया और ये गलत हुआ। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, नहीं प्रभु, ये मुख से जो आपके श्लोक निकले हैं ये सनातन पद्धति के हिसाब से प्रकृति के पहले श्लोक है। मानषाद प्रतिष्ठान तमगमः सरस्वती समः यत् क्रौंच मिथुनायकम अवधीय काम मोहितम। मतलब ये जो शब्द श्लोक में बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान के सनातन पद्धति के पहले शब्द है, पहली रचना है जो राय मीटर तुकबंदी में थी। और कहना आप इसको देखिए, इसमें करुण भाव बहुत ज्यादा है। और प्रभु, अब आप एक ऐसे काव्य की रचना करेंगे जिसमें करुण भाव बहुत ज्यादा है, वियोग श्रृंगार। और सीता जी और राम जी का सबसे ज्यादा वियोग ही रहा है। इसलिए कोई भी, हम लोग राम की तरह रिचुअल करते तो हैं, लेकिन कोई भी सीता की तरह नहीं चाहता अपनी पुत्री को कि मेरी पुत्री सीता की तरह रहे वन में। और आपको एक और प्रमाण देता हूं, गंगा के पार वाले थे, अयोध्या इधर है और सीता जी मिथिला की है, जनक, राजा जनक, गंगा के पार। आज भी ये परंपरा है, चाहे इस्लाम धर्म से हो, गंगा के पार वालों को वो लोग अब लड़कियां नहीं ब्याहते। ये वहां की परंपराओं में आ गया है, लव मैरिज कर ले, कुछ अलग कर ले, वो
एक्सेप्शनल केस है, वो अलग एक केस है, लेकिन उनकी मान्यताओं में आ गया है भाई, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो, सिख धर्म से हो, लेकिन गंगा के पार नहीं में आएंगे, क्योंकि भैया हमारी बेटियां परेशान रहती हैं, 14 वर्ष वन में रही थी, समझ रहे, ये रिचुअल में है। बहरहाल मैं आपको पढ़ा रहा था श्रृंगार रस। श्रृंगार के कितने प्रकार, कौन कौन से? तो नायक नायिका का परस्पर मिलन और परस्पर, वो क्या कहलाएगा? अब इसको और थोड़ा सरल से समझा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये तो एक साहित्यिक दृष्टि है, अगर आप सामान्य दृष्टि से फिल्मों में भी देखें तो फिल्मों में भी संयोग और वियोग श्रृंगार के लाखों करोड़ों उदाहरण है, सतही मत समझना। देखिए, मैंने देखा तुझे, तूने देखा मुझे, बात प्रेम की चल रही है, गीतों की है, गजल है, नज्म हो, कविता हो, कुछ भी हो। मैंने देखा तुझे, तूने देखा मुझे, आंखों आंखों में दोनों के दिल मिल गए। देखिए, प्रेम श्रृंगार की बात हो गई। और पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूरी परंपरा वही है, पूरा रिचुअल वही है। तो बिना श्रृंगार और बिना रसों और भाव को छोड़ के आप अभिनय नृत्य कर पाओगे क्या? इसलिए पढ़ लो। चलिए, दूसरा रस, हास्य। अब हास्य रस देखिए, एक और चीज, श्रृंगार, फिर एक तो ये सामान्य बात कही मैंने कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, लेकिन इसके अलावा भी श्रृंगार के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार। अब धर्म का अभिप्राय क्या है? श्रृंगार का मतलब सिर्फ प्रेमी प्रेम का वाला ही नहीं है। धर्मः इति धार्यते, मेरा धर्म शिक्षा का है, शिक्षा देना मेरा धर्म है। अगर मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, आपको निरंतर पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, तो मैं श्रृंगार रस में हूं, मैं धर्म श्रृंगार का पालन कर रहा हूं। मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूं तो काम श्रृंगार में हूं। मैं अर्थ, अगर मैं बनिया हूं और 24 घंटे अर्थ के लिए कार्य कर रहा हूं, अनैतिक नहीं, नैतिक रूप से अर्थ का काम कर रहा हूं, 24 घंटे मेरा चिंतन अर्थ रहता है, पैसा रहता है, तो मैं भी श्रृंगार में हूं, लेकिन उसका प्रकार कौन सा है? अर्थ श्रृंगार। क्लियर है? तो ऐसे भी श्रृंगार के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र के हिसाब से अपने मूल प्रकार है संयोग एंड वियोग। दूसरा हास्य। हास्य रस क्या होता है? नायक नायिका या किसी पात्र के द्वारा ऊल जलूल क्रियाकलाप, ऊल जलूल वेशभूषा, ऊल जलूल आचरण, ऊल जलूल शब्दों की जो अभिव्यक्ति करते हैं, वो आपका हास्य रस पैदा करता है। देखिए, अभी नॉर्मल मैं एक ड्रेसिंग सेंस में आया हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे डिसेंट बन के आए, लेकिन इसी की जगह आप कोई ऊल जलूल कपड़े धारण कर लो, आप शर्ट इतनी लंबी कर दो, उसमें थेगड़े लगा लो बीच में, और थोड़ा टोपा वोपा लगा लो, आप कहो मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो कोई कहेगा क्या? नहीं कहेगा। अगर मैं ऊपर से टोपा वोपा पहन लूँ और इधर मूंछ लगा लूँ, हनुमान जी जैसा थोड़ा चेहरा बना लूँ, है ना, और एक घोटा ले लूँ, अब मैं कहूँगा चलो पढ़ो रस, पढ़ोगे क्या? हास्य रस पैदा हो रहा है कि नहीं? आप देखिए, फिल्में आपने सबने देखी, इसलिए फिल्म का उदाहरण देता हूं। जॉनी लीवर को देखा है सबने? सबने देखा है कि नहीं? मुंडी जोर से बोलो। वेरी नाइस। राजपाल यादव को देखा है? सुनील ग्रोवर को देखा है? कपिल शर्मा को देखा है? राजू श्रीवास्तव को देखा है? इसके बाद आपका जो फिर हेरा फेरी में है, उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इनको उठा ले, कौन है? परेश रावल। देखा है? देखिए, और महमूद को देखा है? पुराना देखा है? टुनटुन जो पुरानी एक्ट्रेस आती थी, उसको देखा है? सबको देखा है ना? सब क्या करते हैं? लेकिन क्या कॉमेडी सबकी एक सी है क्या? क्यों? एक बॉडी के आधार पर कर रहा है। राजपाल यादव चकता कूदता बहुत है, हम के मंदिर के घंटे को कोई भी आके बजा जाता है, ऐसी बोलता है कि नहीं बोलता? एक परेश रावल, सिचुएशन में वो ऐसा लग रहा है कि सच में वो वही हो, अरे देवा मेरे को मत उठा रहे, इनको ही डर ले रहे, बोलता है कि नहीं बोलता? जॉनी लीवर मिमिक्री आर्टिस्ट है, मिमिक्री आर्टिस्ट में कर रहा है। राजू श्रीवास्तव करेक्टराइजेशन करता है, कितना अद्भुत, पापड़ दही है। और फिर मतलब एक बार मैं कथा वाचन कर रहा था, और कथा में बहुत सारे भैये लोग बैठे थे, और कहता है, और द्रौपदी का चीर हरण उसने किया, उसके पीछे कृपा थी, चक्रधारी भगवान गणेश थी। अनशन बोलता है वो कुछ, तो कहता है उठाओ इसको खोपचे में ले जाओ, इसको एड़े को पिलाओ, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता? क्या है ये?
सब कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन कॉमेडी का स्तर अलग है, कॉमेडी का कंसेप्ट अलग है। और एक मार दूंगा अगला है, लेकिन कर रहा है कॉमेडी।